नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और राजेश खन्ना के करियर के उस दौर की जब एक पंक्ति के माध्यम से अगर आपको समझाऊं तो शायद आप उसकी गहराई को समझ सकें कि शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था और अभी जी भर के किस्मत पे रोना था। जी, ये वो दौर था राजेश खन्ना का जब उन्हें किस्मत पे अभी जी भर के रोना था। हालांकि राजेश खन्ना ने अमर प्रेम के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार खो दिया था और साल 1973 की शुरुआत सुर्खियां पाने वाली लेकिन असफल फिल्म राजा रानी से हुई। फिर भी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे के रूप में उनका रुतबा अभी अछूता था। दरारें उभरने लगी थी और वो कभी कभी कुछ ऐसा कर देते जैसे बेहद घबराए हुए हों। फिर भी अभी बहुत कुछ उनमें बाकी था। उन्हें रुडोल्फ वेलेंटिनो जैसे करिश्मे, नेपोलियन जैसे घमंड वाला बताते हुए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे सुपरस्टार के उस उपनाम को पक्का कर दिया जिसे राजेश खन्ना जिसके आदी हो चुके थे। बीबीसी की मैन अलाउ श्रृंखला का एक हिस्सा बॉम्बे सुपरस्टार सिर्फ हिंदी सिनेमा के लोगों को खींचने वाले सबसे बड़े सितारे राजेश खन्ना के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज था जो ये बताता था कि उस वक्त फिल्म उद्योग कैसे काम करता था। जब राजेश खन्ना इस खेल में चोटी पर थे, डॉक्यूमेंट्री के पेशकर्ता जैक पिज़े को राजेश खन्ना की लोकप्रियता का कोई अंदाजा नहीं था। वो बताते हैं कि कैसे उनका बॉस कुछ महीने पहले भारत आया था और उसे लगा था कि राजेश खन्ना बहुत अच्छा टॉपिक बन सकते हैं। 3 हफ्तों में शूट की गई बॉम्बे सुपरस्टार एक हिंदुस्तानी अदाकार का बहुत ही दिलचस्प वर्णन है तटस्थ नजर से। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है पिज़े के नमक हराम साल 1973 के सेट पर मौजूद होने के साथ, बेचैन ऋषिकेश मुखर्जी के पीछे भागते हुए जो राजेश खन्ना के आने के इंतजार में समझ नहीं पा रहे थे कि वक्त को काटे कैसे। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी हो बॉम्बे सुपरस्टार राजेश खन्ना की, तो उसकी शुरुआत यहां से होती है। ऋषिकेश मुखर्जी पिज़े को बताते हैं कि देर होने का अर्थ है कारोबार में नुकसान। फिर भी भारत में मजदूरी इतनी सस्ती है कि अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार शर्मिंदा से राजेश खन्ना सेट पर आ पहुंचते हैं, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी को खोए वक्त की कमी पूरी करने में दिलचस्पी नहीं। वो राजेश खन्ना को तब तक इंतजार करवाते हैं जब तक कि वो नरम पड़कर माफी नहीं मांगते। ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें सीने से लगाकर सब कुछ भूलकर एक अच्छा शॉट देने को कहते हैं। टेलीफोन पर हुई बातचीत में पिज़े ने उन घटनाओं को याद किया जो तकरीबन आज से 50 साल पहले हुई थी और बताते हैं कि कैसे राजेश खन्ना के शाही नाज नखरे बाकी काम करने वालों का उन तक पहुंचना मुश्किल कर देते थे। वो कहते हैं कि जब आप बादशाहों के साथ शूटिंग करते हैं तो दरबारी आपको दौड़ाते रहते हैं, लेकिन राजेश खन्ना के मामले में वो हमें मिलने का वक्त देते थे, लेकिन जब हम पहुंचते थे तो वो खिसक जाते थे। डॉक्यूमेंट्री पर काम करने वाले राजेश खन्ना का पीछा करते रहे और जब भी वो अपनी फिल्मों की शूटिंग करते, मसलन उस दौर में जो हो रही थी आपकी कसम या नमक हराम, पुरस्कार समारोह में जाते, फिल्म फेयर साल 1973 का और फिल्म प्रीमियर पर दाग जो कि आई थी साल 1973 में, और जब वो घर पर होते तब भी, और फिर भी पिज़े का मानना है कि वो असली राजेश खन्ना को नहीं जान पाए। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें एक लम्हे के लिए भी ईमानदार नहीं पाया। पिज़े अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी कसम की आउटडोर शूटिंग का हवाला देते हैं। एक गीत है सुनो कहो हाँ कहा, और इस गीत की शूटिंग के दौरान पिज़े ने राजेश खन्ना को चूकते और कई रीटेक देते हुए पाया। जब उनसे पूछा कि क्या बार बार दोहराने से उनको परेशानी होती थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यह अच्छा लगता था और वो ऐसा कर लेते थे, इसमें उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई।
पिज़े को ये जवाब ज़्यादा ही सोचा समझा और बार बार दोहराया हुआ लगा। पिज़े का मानना है कि बॉम्बे स्टार सुपरस्टार की जो शूटिंग थी उसके वक्त राजेश खन्ना लगातार उसी तरह पेश आते रहे जैसे उनके मुताबिक एक सितारे को होना चाहिए। पिज़े इस बात को भी हजम नहीं कर पाए कि राजेश खन्ना ने अपने ही एक कार्यक्रम को लेकर अनजान होने का नाटक किया और उसे महज एक इत्तेफाक कहा जो फिल्म फेयर के उन्हें अमर प्रेम के लिए तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए अनदेखा कर देने के बाद उन्होंने बनाया था। बॉम्बे सुपरस्टार को किसी तरह भी देखा जाए, ये बात ध्यान में रखकर कि उसे एक विदेशी दल ने बनाया है, एक ऐसी टीम ने बनाया है जो विदेशी है और बिना राजेश खन्ना या हिंदी सिनेमा के बारे में जानकारी के बनाया गया है। उसने एक ऐसे आयाम की खोज की जो कम ही दिखाई देता है। पर्दे के पीछे और हिंदी फिल्मों के एक सुपरस्टार की जिंदगी में आखिर होता क्या है, ये बात बॉम्बे सुपरस्टार की राजेश खन्ना पर बनी डॉक्यूमेंट्री कहती है। राजेश खन्ना की अपनी छवि से बाहर न आने के बावजूद भी ये एकमात्र असली और आसानी से उपलब्ध झलक है एक सितारे के पीछे छिपे इंसान की। इंटरनेट और 24/7 मीडिया से पहले वाली दुनिया में आपको ले जाती है। जिस साल राजेश खन्ना ने सब कुछ बदल दिया, ज्यादातर हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा के लिए, वो शुरू हुआ उस सितारे की एक और औसत दर्जे की फिल्म के साथ। राजा रानी में वो शर्मिला टैगोर के साथ थे, उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म की नायिका, और उसे लिखा और निर्देशित किया था आराधना के लेखक ने। एक निर्देशक के रूप में लेखक सचिन भौमिक की एकमात्र फिल्म राजा रानी पहचान में गलती का घुमावदार ताना बाना है। हिंदी सिनेमा की खो गए, मिल गए और दूसरी कई खासियतें लिए, और साथ ही ओ हेनरी की कहानी द गिफ्ट ऑफ द मेजाइक को भी एक श्रद्धांजलि है ये फिल्म, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई। राजा रानी, जिसमें राजेश खन्ना एक छोटे मोटे चोर हैं, से राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर का जादू दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ एक चीज जो बढ़िया रही वो थी आशा भोसले का गाना जब अंधेरा होता है। राजा रानी के टिकट खिड़की पर फीका रहने से सचिन भौमिक दोबारा लेखन की तरफ ही मुड़ गए और राजेश खन्ना किसी तरह एक हिट पाने के लिए फिर से हाथ पैर मारने लगे। राजेश खन्ना भूमिकाएं चुनते वक्त किसी सोचे समझे फॉर्मूले का पालन नहीं करते थे। इसके अलावा पूरी फिल्म के बजाय मात्र किरदार को ही देखकर कई बार वो ऐसी फिल्में कर लेते जिनको करने से कोई और सितारा परहेज करता। अनुराग और दुश्मन जैसी लीक से हटकर फिल्में करने के फैसले के चलते राजेश खन्ना ने यश चोपड़ा की दाग के लिए भी अपनी मंजूरी दी, जो उनके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई और बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म। और दाग पर तो हमने कई पॉडकास्ट बनाए, उसके गीत बहुत जबरदस्त हैं और आज भी आप भूले नहीं हैं। यश चोपड़ा को भी उनसे पहले आने वाले विजय आनंद की तरह हिंदी सिनेमा की एक चमत्कारिक प्रतिभा समझना गलत नहीं होगा। फिल्म निर्माता बलदेव राज चोपड़ा यानी कि बी आर चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा ने अपने भाई के निर्माण तले 5 फिल्मों का निर्देशन करने के बाद अलग काम करना तय किया। दाग में उनका विषय ऐसा था कि जो हिंदी सिनेमा में बेहद असफल हो सकता था, लेकिन अगर उसे गलत ढंग से संभाला जाता। उस वक्त तक यश चोपड़ा की असरदार फिल्मों में शामिल थी हिंदी सिनेमा की पहली बहु सितारा फिल्म वक्त। फिरोज खान के किरदार के रूप में पहली और असली खलनायक नायक वाली आदमी और इंसान साल 1969। बिना गीतों की रोमांचकारी इत्तेफाक, लेकिन राजेश खन्ना, राखी गुलजार, शर्मिला टैगोर वाली दाग की एक ऐसी होनहार निर्देशक के रूप में यश चोपड़ा की शोहरत को मजबूत करने वाली फिल्म थी। गुलशन नंदा की कहानी मैली चांदनी पर आधारित ये फिल्म काफी हद तक थॉमस हार्डी के उपन्यास द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से प्रेरित थी। फिल्म की तात्कालिक कामयाबी ने यश चोपड़ा को एक श्रेष्ठ निर्माता की हैसियत में स्थापित कर दिया और अपने भाई साहब यानी कि बी आर चोपड़ा की छाया से आजाद होने में उनकी मदद की। फिल्म की कामयाबी से ज्यादा दर्शकों के दाग और उसकी बेधड़क कहानी को स्वीकार करने
करने की जो कला थी उसने दिखा दिया कि राजेश खन्ना अपनी एक अलग ही श्रेणी में थे, जैसे उन्होंने आखिरी खत और आराधना के लिए हामी भरते वक्त भी किया था। राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने कारनामों से एक जोखिम उठाया था जो खास तौर पर हिंदी फिल्मों के हीरो के लिए सही नहीं माना जाता, और उसका फल बहुत बड़ा मिला था। फिल्म का आधार दूसरी शादी करने पर टिका था और उसी ने पटकथा को हटकर बना दिया। इससे पहले हिंदी सिनेमा ने इस विषय को कभी जांचा परखा नहीं था। उनकी लोकप्रियता के लिए उनके करियर में बहुत लंबे समय तक किस्मत और सही वक्त को श्रेय दिए जाने के बाद दाग ने साबित कर दिया कि राजेश खन्ना की कामयाबी सिर्फ संयोग नहीं था। सुनील की भूमिका इतने असरदार ढंग से निभाने के लिए उस समय के किसी और अभिनेता की कल्पना करना भी मुश्किल था। उन्होंने किरदार की जटिलता को सहज रूप से दर्शाया और फिल्म को कभी भी नामुमकिन नहीं लगने दिया। दाग के बाद जो कामयाबी यश चोपड़ा को दीवार, कभी कभी और त्रिशूल जैसी फिल्मों के साथ मिली, उसने दाग को पीछे ढकेल दिया, जहां से वो उस फिल्म के रूप में नजर आती है जिसने उनके जीवन में एक नए दौर की, एक तरीके से कहें तो, शुरुआत कर दी थी। फिल्म ने एक कहानी को भी जन्म दिया जो हिंदी सिनेमा का निहायत रोमानी मिथक है। फिल्म जगत से विभिन्न लोगों, खासकर राजेश खन्ना के करीबियों के मुताबिक राजेश खन्ना और यश चोपड़ा के बीच एक अनौपचारिक समझौता भी था कि दाग उन दोनों का सह निर्माण होगी। हालांकि यश चोपड़ा अपने भाई बीआर चोपड़ा की तरह औपचारिक रूप से यश चोपड़ा थे, फिर भी कई लोगों का मानना था कि यश राज फिल्म्स में राज राजेश खन्ना का प्रतीक है। यश यानी कि यश चोपड़ा, राज यानी कि राजेश खन्ना। अब सुनी सुनाई बातों को माना जाए तो जिस वक्त यश चोपड़ा ने अपना निर्माण शुरू किया, हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उन्हें निर्देशन करते हुए एक दशक बीत चुका था और उनकी तमाम फिल्में बीआर चोपड़ा के निर्माण के लिए थीं। और राजेश खन्ना ने निर्माता गुलशन राय के साथ मिलकर कई तरह से यश चोपड़ा की मदद की, और जब उन्होंने अलग होने का बीआर चोपड़ा से फैसला किया था। फिल्म में राजेश खन्ना के होने से यश चोपड़ा के लिए उसे बनाते वक्त मुश्किलें कम कर दी जो अन्यथा होती, क्योंकि जब दाग बननी शुरू हुई तब राजेश खन्ना अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। दाग के बाद राजेश खन्ना और यश चोपड़ा के बीच की अनबन, जिसके फलस्वरूप अगले 1.5 दशक तक राजेश खन्ना उनकी किसी फिल्म में नहीं दिखे और बीआर चोपड़ा के साथ जोड़ी बना ली। इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बनाती है और इस किस्से की कथित सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किसके नजरिए से देखा जाए, क्योंकि हिंदी सिनेमा में जितना बड़ा किस्सा होता है उतने ही उसके पहलू भी होते हैं। जो भी था, दाग की सफलता राजेश खन्ना और यश चोपड़ा के बीच रचनात्मक भागीदारी के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, जो इससे पहले इत्तेफाक में भी कामयाब सहयोगी रह चुके थे। लेकिन यह होना नहीं बदा था। जहां एक तरफ चोपड़ा ने दीवार की पतवार संभाली, जिसने एक तरह से राजेश खन्ना की तकदीर को मुहरबंद कर दिया। राजेश खन्ना को न सिर्फ यश को उसी आदमी के साथ काम करते देखने से जूझना पड़ा जो उनसे उनका ताज छीनने वाला था, बल्कि वो सलीम जावेद के गुस्से का भी शिकार हुए। लेखकों की वो जोड़ी जिसे हकीकत में राजेश खन्ना ने ही ढूंढा था और मुकाबला करवाना था अब अमिताभ बच्चन से, उसी जोड़ी का जिस जोड़ी को सही मायनों में पहचान राजेश खन्ना ने दिलाई थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।